सबसे पहले आपको बताएंगे 18 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने निगरान वफाकी वज़रा से हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, निगरान वज़राए आला, सिफारतकार और दीगर आला हुकाम तकरीब में मौजूद थे। जलील अब्बास जिलानी को वज़ारत ख़ारजा और अहमद इरफान असलम को वज़ारत कानून का कलमदान मिल गया। मुर्तज़ा सोलंकी वज़ीर इत्तलात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली वज़ीर दिफा हैं। डॉक्टर शमशाद अख्तर को खजाना और गोहर एजाज को सनत व तिजारत सौंपा गया है। सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला, जमाल शाह वज़ीर सकाफत और अनीक अहमद वज़ीर बराए मजहबी अमूर हैं। डॉक्टर नदीम जान को सेहत और डॉक्टर उमर सैफ को IT एंड टेलीकॉम की वजारत दी गई है। अहमद तारड़ को मवासलात और शाहिद अशरफ तारड़ को पोस्टल सर्विसेज की वजारत मिली है। मशाल मलिक, ताबिश गौहर, मोहम्मद समी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा और मदद अली सिंधी ने भी काबीना से हल्फ उठाया है। निगरान काबीना से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा, कि बहैसियत वफाकी वज़ीर मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और क़ानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा, कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा। इस मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुच्चा साहिबा मौजूद हैं। सना बुच्चा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। 18 रुकनी काबीना है जिसकी जानिब से हल्फ उठाया गया है, कैसे देखती हैं आप इसको? जी, इनमें समथिंग ओल्ड, समथिंग न्यू, somebody who has already been tested, somebody who has already been tried। जो कुछ चेहरे हैं जो हम देख चुके हैं, कुछ चेहरे कुछ और पॉइंट करते हैं, लेकिन निगरान काबीना की निगरानी जो कर रहे हैं वो वही करते रहेंगे। तो ये निगरान जो है, ये निगरान वजीर आजम है, निगरान काबीना है। आई फाइंड माई किचन कैबिनेट मच मोर इंटरेस्टिंग। मैं नहीं समझती कि ऐसा कोई काम करने जा रही है ये काबीना, जो पहले कभी नहीं हुआ और ना उनके पास इख्तियारात है। ठीक है, आपने कुछ पोजीशन फिल करनी थी और आपने कुछ चीज़ों को डिक्टेट कराने के लिए कुछ लोग लेने हैं, वो आ गए हैं आपके सामने। लेकिन इस मुल्क में निगरान हो या मुंतखब हो, इक़्तिदार तो जाहिर है और सभी का एक जैसा होता है। कि मुझे ऐसी कोई इसमें ना कोई मेरी कोई राय नहीं है। ऐसा ठीक है, अपने काम करेंगे, वेल एंड गुड, मीडिया को वो भी बताएंगे, वो सब फॉरेन अफेयर्स भी वो चला लेंगे, एक से मामला कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई इतना निगरान सेटअप के ऊपर मुझे कुछ क्वेश्चन मार्क्स रेज करने चाहिए। मुल्क में जो हो रहा है वो सभी को पता है। ठीक है, सना बुच्चा साहिबा साथ रहेगा। नवीद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 18 रुकनी ये निगरान काबीना है जिसने आज हल्फ उठाया है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस काबीना को? क्या ये बैलेंस्ड है, आपको क्या लगता है? जी, बैलेंस है या नहीं है इसका अंदाजा तो चंद रोज हो जाएगा, लेकिन एक दो चीज़ें इसमें नोट करने वाली हैं कि फाइनेंस को बुनियादी अहमियत दी गई है पाकिस्तान की मौसी सूरत हाल को। उसमें हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ दौर की गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा को वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया है। तो ये आलमी मालियाती इदारों से डील करने की माहिर समझ जाती हैं, ये इनकी एक कहना चाहिए खसूसियत है। इसके साथ ये भी देखा गया है कि इस अरसे के अंदर अभी तो यूसुफ साहब ने जिक्र मुझे लिया तो इलेक्शन कमीशन ने ये भी ऐलान कर दिया है कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो सकते, 14 दिसंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगी, तो 2 महीने फिर आगे। इसका मतलब है ये कैबिनेट कम 6 माह तक चलेगी। तो इस अरसे के दौरान हमने ये भी देखा है कि बरामदात में इजाफा कैसे सकता है। तो मरूफ सनतकार जो हैं गौहर एजाज साहब, उनको वज़ीर सनअत व तिजारत बनाया गया है। फिर
वज़ीर कानून जिन साहब को बनाया गया है, ज़ाहिर है अदालतों के हवाले से बहुत सारे चैलेंज दरपेश हैं, लेकिन उन साहब की भी जो पहचान है वो कॉर्पोरेट लायर के तौर पर है। पाकिस्तान के जो माली मामला हुए बात कंपनियों के साथ बाहर जाकर मुकदमात वो लड़ते रहे, कॉर्पोरेट लायर हैं वो, उनको आगे रखा गया है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो हमें दरपेश है ज़ाहिर बहुत संगीन हो चुकी है, ख़ुसूसन CPAC के ऐलान के बाद इस तरीके के साथ बलूचिस्तान में और KPK के अंदर जगह जगह पे दहशतगर्दी हो रही है। कई वाक़या रिपोर्ट हो रहे हैं और कई नहीं भी रिपोर्ट हो रहे। उसमें सरफराज भुट्टी साहब को वज़ीर दाखिला बनाया गया है। ये एस्टैब्लिशमेंट के आदमी है, लेकिन आप यूँ समझें कि ये कोऑर्डिनेट करने की अहलियत रखते हैं कि पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस और फिर फौज के दरमियान और एजेंसियों के दरमियान किस तरह की शख्सियत दिलाया गया है। और एक और जो इसमें मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट इजाफा है कैबिनेट के अंदर, वो वज़ीर खारजा साहब का है। वो इस हवाले से कि जब CPAC के माहदे तय पा रहे थे और सारी उसकी जुजियात तय हो रही थी, तो उस वक्त ये सेक्रेटरी खारजा थे, तो अमेरिका में भी सफीर रहे हैं जलील अब्बास गिलानी साहब। तो तवक्को है कि CPAC के हवाले से ये जो आलमी अमूर होंगे उसको भी देखेंगे। तो मजमूई तौर पर ये फनास जो है उसको आगे रख के सारी सूरत हाल मुझे लगता है उसको आगे रखा गया। और जो चैलेंज आगे दरपेश आएंगे वो तो जाहिर है उसका तो थोड़े दिन में पता लगेगा। टीम तो बन गई अनवारुल हक काकड़ साहब की, तो कैसे ये डिलीवर करती है और हालात को कैसे कंट्रोल करती है, ये जाहिर है हफ्ते 10 दिन में नजर आ जाएगा। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी रिजवान रजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 18 रुकनी काबीना पे भी आप अपना कमेंट दें, स्पेशली अगर हम वजारतों की बात करें तो वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी है, जबकि डॉक्टर शमशाद अख्तर को ख़जाना की वजारत दी गई है और वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी हैं। ये पिक आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तमाम लोग जो हैं इनका अगर हम 9 मई से पहले का जायजा लें तो ये 9 मई से पहले इनमें से बेशतर लोग जो हैं, अक्सरियत इस काबीना की, वो हमें PTI के ज्यादा करीब नजर आती है। लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद इनमें से बेशतर लोग PTI से अपनी जो दूरी इख्तियार कर चुके हुए थे। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम उनको PTI के कोटे से समझ लें तो फिर इस काबीना के अंदर ऐसे तमाम अफराद की अक्सरियत पाई जाती है जिनके हवाले से मुख्तलिफ पार्टियों के दिलों में नरम गोशा है, या जिनके पास मुख्तलिफ पार्टियों के लिए नरम गोशा है। दोनों सूरतों के अंदर ये एक बड़ी बैलेंस्ड जो है काबीना रखी गई है। और इसके अंदर डॉक्टर साहिबा जो हैं, डॉक्टर साहब का कैरियर जो है वो बड़ा बेदाग रहा हुआ है। पहले भी वो गवर्नर स्टेट बैंक रह चुकी हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग हैंडेडली उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चला रखा है। और अब जो है वही दरपेश है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट होना है, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होनी है, और उन रिफॉर्म्स को सही तरह से इन अगले 3 माह के लिए, या अगर ये इलेक्शन डिले होते हैं तो अगले 5 माह के लिए मॉनिटर करने के लिए उससे बेहतर और गैर जानबदार जो है वो शख्सियत नहीं हो सकती थी। सरफराज बुगटी साहब जो हैं उनकी मौजूदगी ये जाहिर करती है वजीर दाखिला के तौर पे कि राना सनाउल्लाह की पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू करेगी और मतलब कि शरपसंदों के लिए जीरो टॉलरेंस होगी। और चूंकि सबसे ज्यादा पुलिस की और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की हाई हेडेडनेस के शिकायत बलूचिस्तान से हैं, तो बलूचिस्तान से एक वजीर दाखिला का होना इस केयर टेकर सेटअप के अंदर, जबकि प्राइम मिनिस्टर भी जो हैं वो उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान के लिए जो है वहाँ पे जो है वो आनी हाथों से निपटने का कोई खास फैसला है या खास स्ट्रेटजी है ये केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने वालों के हिसाब से। डॉक्टर उमर सैफ साहब भी यंगेस्ट PhD हैं, MIT के पाकिस्तानी ओरिजिन के पढ़े लिखे आदमी हैं, दुशीरे आदमी हैं। ये IT यूनिवर्सिटी को उन्होंने एक नई पीक पे लेके गए थे। रिजवान साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हमारा पैनल हमारे साथ ही मौजूद है। एक और अहम खबर शामिल करते हैं जिसके मुतालिक आपका तज्जिया लेंगे। इलेक्शन कमीशन का डिजिटल मरदमशुमारी के सरकारी अशात के नताइज के मुताबिक नई हल्का बंदियां करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारे शुमारियात से भी मुआवनत तलब कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियां करने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन का डिजिटल मरदमशुमारी की सरकारी अशात के नताइज के मुताबिक नई हल्का बंदियां करने का फैसला किया गया है। हमारा पैनल हमारे साथ ही मौजूद है। सना बुचा साहिबा का रुख करते हैं। सना बुचा साहिबा, आज की दो अहम खबरें हैं। एक जानिब का ऐलान किया गया है, साथ ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियां करने का फैसला किया गया है। तो क्या इस तमाम तर सूरत हाल के बाद नजर आ रहा है कि 90 रोज के अंदर अब इलेक्शन मुमकिन नहीं है? ये जो अनथक कोशिशें और मेहनत जो है हमारे जो भी बरसर इक़्तिदार थे या है, जो भी कॉल शॉट करते हैं वो शॉट को मेरा ख्याल है बड़ी उन्होंने मेहनत की है कि निगरान सेटअप बनाने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन भी जाहिर है पेश है, वो भी अपील करेगी जो उनका इख्तियार है, क्योंकि सारा इख्तियार जो है आपने इलेक्शन कमीशन को दे दिया। तो मुझे तो मालूम नहीं कि निगरान हुकूमत जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के सामने किस तरह से रखेगी मामला। अब ये आप करवा लें हल्का बंदियां, इसके बाद क्या करेंगे? 2 तिहाई अक्सरियत कैसे लाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है, पीटीआई वहां भी चली गई है। आया कि ये बारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उस पर कोई कब्जा लगाते हैं, या जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जो इनके बाद आएंगे क्या वो इसको इसी तरह से फॉलो करेंगे? इस मुल्क में इलेक्शन का जो नारा लग रहा है और जितनी मेहनत से माशाल्लाह से ढूंढ कर 18 लोगों को जमा किया गया है, और ऐसे मोदी हैं सारे के पिरोए गए हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये तस्वीर में जो दाने पिरोए हैं ना, करना क्या है? इन्होंने क्या करना है? ये किसकी निगरानी करेंगे और कौन से इलेक्शन की निगरानी होगी? अब ये इतनी मेहनत से 3 महीने के लिए बनाया है इनको, क्यों 3 महीने में ऐसा क्या होने जा रहा था जिसके ऊपर इतनी सोच विचार, 12 नाम इधर से 12 नाम उधर से, 6 नाम इधर से 6 नाम उधर से। सब एक मुल्क में माशाल्लाह ऐसी चीजें पर इत्तेफाक होता है। मैंने तो बहुत कम ही देखा है, लेकिन पहले इनका भी शौक पूरा हो जाने में कोई अपना कोई थोड़ा सा ये अपने मिनिस्टर बन के कोई खुशी होती है, किसी को तो जरूर 100 बिस्मिल्लाह हो जाए। लेकिन इस मुल्क में कोई चेंज आ जाएगा, इस मुल्क में इलेक्शन में कोई चेंज आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन अगर इंतखाबात कराने में संजीदा है तो ये हल्का बंदियां अगर हो भी जाए तो फिर आप कैसे इसको आगे लेके जाएंगे? और अगेन अगर एक कोर्ट में चला गया मामला तो उसको कौन रोकेगा उसको डिले करने से? और अगर हल्का बंदियां तो आप लोगों ने कर ली, सेंसस भी आप लोगों ने कर ली, लेकिन आगे आप कैसे करेंगे उसको इन्फॉर्म? कैसे आप करेंगे? उनको तादाद कैसे बढ़ाएंगे? क्या तादाद कम कैसे करेंगे? आप नहीं कर सकते जब आप 2 तिहाई अक्सरियत नहीं होगी तो। और ये भी जो ये हम कह रहे हैं ना निगरान हुकूमत जाने से पहले सारे इंतजाम मुकम्मल है। जो आगे 6 महीने भी चल सकते हैं, वो हिम्मत हुई तो साल भी चला लेंगे, हो सके तो 3 महीने में करा लेंगे, डिपेंड करता है। वो हर चीज के लिए तैयार है, हर दम तैयार है हम किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। बस इलेक्शन का मत पूछिए, वो किसी से भी मत पूछिए, क्योंकि कोई नहीं बता। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं? नई हल्का बंदियां करवाने का फैसला किया गया है, आने वाले इलेक्शन पर यह किस हद तक असरअंदाज हो सकता है फैसला? बुनियादी तौर पर यह फैसला 2021 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने किया था और मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में किया था कि 2023 के इंतखाबात नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे। ये था इसका एक पहलू। उसके बाद जब ये मरदमशुमारी हो गई और उसके नतीजे का ऐलान हो गया तो ज़ाहिर है मुश्तरका मफादात कौंसिल ने फिर इसकी मंजूरी भी दे दी। अब मंजूरी जब दे देते हैं तो ये भी एक आईनी तकाजा है। मैं सना साहबा की बात से इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ आइन के नाम पर आइन के साथ खिलवाड़ होता है, लेकिन अब क्या करें, अदालतें भी तो आइन रिलेट करती जा रही है, तो वो रास्ते फिर आइन से ही लोग आइन का नाम लेकर निकाल लेते हैं। तो अब चूंकि मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मंजूरी दे दी कि मरदमशुमारी के नताइज की, तो अब हल्का बंदियां होंगी। अच्छा, हल्का बंदियों के हवाले से एक चीज बहुत काबिल इत्मीनान है और मैं समझता हूँ कि वो पूरे मुल्क के लिए खुशाइंद है। हमारे जो साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, वो बता चुके हैं कि इन हल्का बंदियों के नतीजे में किसी भी सूबे की एक भी नशिस्त कम नहीं होगी, बल्कि सूबों के अंदर जो हैं वो जिस तरह से आबादी बढ़ी है या कम हुई है, उस हवाले से वहाँ हल्का बंदियां हम करेंगे। और अब उन्होंने डेट भी दे दी है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है कि हम 14 दिसंबर को। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आप साथ मौजूद रहिएगा। रिजवान रजी साहब, इससे पहले भी हमने देखा कि पिछली हुकूमत में ये मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में गया था, इसके अलावा MQM के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे। आप क्या समझते हैं, अब ये फैसला किया गया है नई हल्का बंदियां का, क्या ये इस फैसला पे तमाम जमातें मुतफिक हो जाएंगी अगर नई हल्का बंदियां हो भी जाती हैं? देखिए, इलेक्शन इस वक्त सारी पावर जो एग्जेक्टिव थी वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में आती थी और इस वक्त इलेक्शन कमीशन सुप्रीम थी।
बल्कि अगर सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो इस मामले में से बाहर निकाल सकता है, उसकी इतनी अनलिमिटेड पावर है। पहली बात तो ये। लेकिन एक बात आज और भी इससे पहले डेवलपमेंट हुई है और वो ये हो गया है कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो मिले हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश के ऊपर तो जाके उनके चेंबर में। और जाहिर है कि जब चेंबर में या कोई भी जज या चीफ जस्टिस किसी अहलकार को बुलाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो छुड़े के लिए बुला रहे हैं, वो किसी अदालती मामले के अंदर नहीं बुला रहे, या उनसे कोई मामलत लेना चाह रहे होंगे या कोई मुशावरत करना चाह रहे होंगे या कोई तफसार करना चाह रहे होंगे। वो मुलाकात 2 घंटे चली है। उसके बाद ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वापस तशरीफ लाए हैं। अब इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि पीटीआई के वो वकील हैं आबद जुबैरी साहब, अगरचे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी हैं, लेकिन पीटीआई के सदर जनाब इलाही साहब के भी वो वकील रहे हैं और उसके चेयरमैन इमरान अहमद खान न्याजी साहब के भी वकील रहे हैं। उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है जिसमें उन्होंने कहा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले को नल एंड वॉइड करके और इलेक्शन जो है वो अपने वक्त के ऊपर यानी 3 माह के अंदर अंदर मुनक्कद करने के अहकाम दिए जाएं। उस पिटीशन की समाअत जो है वो मुकर्रर की जा चुकी है मेरे इल्म के मुताबिक। अब वो पिटीशन लगी हुई है, कल या परसों उसकी समाअत एक होनी है और इधर से चीफ साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन को बुला के उनसे विछड़ा करते हैं और इलेक्शन कमीशन उस मीटिंग से उठ के जाता है और ये वाले अहकाम जारी कर देता है। डॉट्स को जोड़ने से बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नई हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन में जाने के लीड में नहीं है। तो ऐसी सूरत के अंदर नवंबर वाले ठीक है। बहुत शुक्रिया रिजवान रजी साहब। नवी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सना बुचा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, हमारे पैनल का बहुत शुक्रिया।